आतिफ साहब, ये बड़ा टेढ़ा मामला है। मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने दो बड़ी मज़े की बातें की। उन्होंने ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है उसके ऊपर रिव्यू जब हुकूमत ने फाइल किया तो उसके ऊपर जजेस की मुख्तलिफ ओपिनियन है। तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस लगाना चाहते थे, लेकिन बाकी दो जजेस ने कहा कि अभी नहीं, जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता। तो हमें भी तब तक उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहिए जब तक कि तफसीली फ़ैसला आ नहीं जाता। तो टोटल डिफाइंस वाला मामला है, और साथ अंदर वो ग्रुप बता रहे हैं फैसला किन्होंने लिखना है, क्योंकि मेजोरिटी जजमेंट जस्टिस मंसूर किया तो फैसला भी वही तहरीर करेंगे। तो जब आएगा तो तभी रिव्यू फाइल होगा। तो बता रहे हैं वो दो जज और कह रहे हैं और काजी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अरसे से होती रही, आपको भी पता है, मतलब कॉमन हर एक आदमी को पता है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुई जो आज हो रही है। मतलब वो मैं कहता हूँ कि बाद में कोई जज ने कह दिया कि जी मेरे ऊपर प्रेशर था, या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई या वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, लेकिन सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो भी भाई ने बताया, उन्होंने जो लिखा या आज जो आपने सुनवाया, मतलब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि ये जो डालना चाहते हैं प्रेशर जुडिशरी पे। और अभी ये कुछ अरसे से आपने देखा, एक जो फैसला आया है जो टर्निंग पॉइंट है वो है रिज़र्व सीट्स का। रिज़र्व सीट्स के बाद से 3-4 चीज़ें हुई हैं बड़ी बड़ी। एक, नंबर 1 पीटीआई को बैन करने का, दूसरा आर्टिकल 6 लगा दो, एक्स प्रेसिडेंट पे भी, आरिफ अलवी साहब पे भी पार्टी ऑफिस बंद कर दिया। अब ये सारे वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं कि इनका ख्याल था कि जुडिशरी हमारे साथ होगी और बस हमारा सिस्टम चलता रहेगा। अब उसने इनकार कर दिया। उसमें ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, बस नहीं कर सकते हम और ये काम। तो अब ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स आपको लग रहे हैं, और इसका मतलब हर एक आदमी ये कह रहा है कि खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ को छोड़ें, मुझे छोड़ें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये हालात चलते रहे, मुल्क को कोई इर्रिपेरेबल नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इस तरीके से ये नहीं चल सकता। आतिफ साहब, जब सुप्रीम कोर्ट का एक हाजिर सर्विस जज जो है, उसकी शिकायत यह है कि उसकी फैमिली की डिटेल्स गवर्नमेंट के इदारे से लेकर पब्लिक करके सोशल मीडिया पर डाली गई, डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, ये शिकायत अपनी बाबर सत्तार साहब की और बाकी जजेस की भी थी, उससे भी ज़्यादा थी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में फिर 25 करोड़ लोगों में किसी को भी एहसास तहफ़्फ़ुज़ तो हो नहीं सकता ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने इंसाफ देना है वो महफूज नहीं है, तो बाकी 25 करोड़ कैसे महफूज हो सकते? देखिए, उसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो चीफ जस्टिस की बनती है, फ़ाइज़ ईसा साहब की, कि अगर 6 जजेस ने रिटन दे दिया और अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल हो गया उसमें, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? मतलब ये अजीब सी बात है कि आप उस पर कर क्या रहे हैं। कम से कम कुछ तो करें, आवाम को ये तो यकीन दिलाएं कि हाँ जी कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे चुप हैं कि मतलब बिल्कुल, मतलब इससे ज़्यादा और क्या होगा? आप मुझे बताएं कि ये जो कराई के जजेस लगा रहे थे, एडहॉक जजेस, कि जी लोड बहुत है। आप उनको अभी किराए के जजेस ना बोले, उसमें से 2 जजों ने हो सकता है लग जाए। अभी एक ने तो बोला हुआ है, अभी लगे तो नहीं है ना, फिलहाल तो कंटेम्प्ट नहीं होगी, कंटेम्प्ट लग सकती है, नहीं अल्फाज वापस नहीं, अभी लगे नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, 58,000 केसेस हैं। अब अगर आपको ये रिजर्व सीट्स के बाद ये 58,000 क्या एक दिन में ये हो गए हैं कि आपको ख्याल आया कि जी बहुत वर्कलोड है, हमें ये जजेस लगाने चाहिए? दूसरी बात, परमानेंट जजेस लगाएं, 4 नहीं 40 लगाएं, कि आवाम को भी इंसाफ मिले ना। वो पोलराइजेशन जो आवाम में मौजूद है, अगर वो पोलराइजेशन आपको सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के अंदर नज़र आए, या उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा मुल्क की तबाही नहीं हो सकती। और मतलब ये उस दिन किसी ने कहा कि जी आप प्रेशर डालते हैं जजेस पे सोशल मीडिया के ज़रिए। मैंने कहा जज कोई इलेक्शन लड़ता है कि उसको ये होता है कि जी मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं? ये तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है उनको ये जज अपने फैसले करे जो ठीक लगता है, आइन के, कानून के, उसके अपने जहन के मुताबिक वो फैसले करे। उसको इससे क्या फ़र्क पड़ता है सोशल मीडिया पे कोई क्या कह रहा है? अच्छा खोखर साहब, ये जो अभी कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है, बड़ा जालिम बयान है। ये 2 हिस्से हैं ना, एक तो भेदी लंका ढाए, पता नहीं है क्या क्या ढा सकते हैं, ये नहीं कोई पता है, लेकिन ये 2 हिस्से हैं इसके। एक तो इन्होंने कहा कि फौज नवाज शरीफ को लेके आई, दूसरा इन्होंने वो रिटायर्ड जजेस वाली कहानी दोबारा खोली। पहले तो नवाज शरीफ की कहानी बताएं कि वो क्या एपिसोड क्या था कि इमरान खान को उठाना था, नो कॉन्फिडेंस से पहले राब्ते कैसे उस्तवार हुए, किसने मुलाकात की नवाज शरीफ से, फिर वापसी के अमल के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हुई? ये तो मेरे ख्याल से अब जो कैप्टन सफदर साहब ने बयान की हैं चीज़ें,
उससे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था कि एक लंदन प्लान था और उस लंदन प्लान में ये चीज़ें डिसाइड की गई, तो उसको तो तायीद मिल जाती है। ये 9 अप्रैल 2022 से कुछ तकरीबन 1 साल पहले, या मैं आपको काफ़ी हद तक वसूख से बता सकता हूँ कि उससे 8-10 माह पहले लंदन में राब्ते हो चुके थे और आपके बंदे भी 25-30 टूट चुके थे, 25 के करीब बंदे। ये सिर्फ डरते थे नून वाले। मैं आपको इनके अल्फाज बताता हूँ। वो कहते थे अगर पेश करें और इधर से अपारा से सपोर्ट ना हो और ये कल को वोट डालने के मौके के ऊपर फिर चले जाएं तो हमारा क्या होगा? वो तो नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब नहीं हो सकती। जी, लेकिन इसमें मलिक साहब जो अहम चीज़ है, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत दफ़ा बहुत दफा हो चुका है। 90 की दहाई का आपने जिक्र किया, उससे पहले भी हमारी तारीख है, इन पिछले 8-10 सालों में भी हमने ये कुछ होते देखा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के लोगों की यही किस्मत है कि उनके ऊपर लोग पसंद नापसंद की बुनियाद पर बंद कमरों के अंदर फैसले करके थोपे जाते रहेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट हमारी कभी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी भी सही कि इस मुल्क के हुक्मरान चुनने का जो हक है, ना सिर्फ हमारे आइन ने, दस्तूर ने, बल्कि इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का हक है कि वो किसको मैंडेट दें, हमें वो शख्स अच्छा लगे बुरा लगे। ये जो खिलवाड़ पाकिस्तान के लोगों के साथ अवाम के मैंडेट की जो तौहीन है, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। आज मौसूफ को एक साहब पसंद आ गए, अगले दिन उनकी एक मूड स्विंग आया और उन्हें फिर एक और साहब पसंद आ गए, और उसके अंदर भी पसंद नापसंद में जाती सेल्फिश इंटरेस्ट शामिल होते हैं, अपनी एक्सटेंशंस। टू बी फेयर विद ऑल द पॉलिटिशियंस, जो इमरान खान का राइज था ना 2018 में, 2011 ऑनवर्ड, वो भी इसी तरीके से था। वो भी इसी तरीके वो से पसंद आ गए थे जी। तो वो बाकियों को चोर डाकू के लकब देकर उनको उतार के इक़्तिदार से परे फेंकना था और इमरान को ऊपर लाना था। तो दिस इज हाउ इमरान हुकूमत वाज मैनेज टू द पावर। और मैं तो ये भी समझता हूँ मलिक साहब के हाइब्रिड निज़ाम का जो दरवाज़ा था वो इमरान खान साहब ने खोला, और आज जो हाइब्रिड प्लस हमें नज़र आ रहा है, उसको जो बैठने की जो जगह फिर मिली, जो फराहम की, वो इन जमातों ने जो हुकूमत में। और सियासतदान भी अब देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि अगर कि हम हुकूमत में आने के लिए अवाम के वोटों की तरफ, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने जलसे जुलूस भी नहीं करने। मियाँ नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया इलेक्शन कैंपेन के अंदर, कितना वो बाहर निकले, क्योंकि उनको इत्मीनान था कि मेरी बात हुई भी है, मुझे इन्होंने हुकूमत पकड़ानी है, मुझे इन्होंने हुकूमत देनी है। मियाँ साहब की गल हो गई। जी हाँ। तो अब जहां पर सियासत इस मुकाम पर पहुंच जाए कि जहां कि आपके साड़ी गल हो गई है, तो ये हम मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? और इस वक्त सियासतदानों में और सियासी जमातों में तमाम में ये एक मुकाबला जारी है कि कौन उन्हें यकीन दिलाता है कि जनाब इनसे बेहतर ताबेदारी हम करके दिखाएंगे। दौड़ी सी बात। अच्छा, आपको आतिफ साहब, मैं आप खुद क्योंकि उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थे, सारी चीज़ों से बाखबर होंगे, लेकिन जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी बामुकाबला हफीज़ शेख, उस वक्त आपकी पार्टी के 25 बंदे टूट चुके थे। ये तयशुदा बात है। 9 अप्रैल 2022 से 1 साल पहले आपके 25 बंदे टूट चुके थे। जब वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन जीत लिया और इमरान खान को झटका लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और उसने कहा कि मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए आपको वोट डालने के लिए वो बंदे नहीं थे आ रहे जिन्होंने यहाँ से लंदन राब्ता कायम किया हुआ था। 16 बंदे वो थे, सिर्फ टिकटों की खातर गए थे, पैसों की खातर नहीं थे गए, टिकटों की खातर। उस वक्त नून लीग पंजाब में तगड़ी थी। तो फिर एक अफसर साहब से, मैं उनका, मुझे पता है कि वो नाम भी क्या है और ओहदा भी क्या है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि साउथ पंजाब के बहुत सारे MNAs थे, उनको वहाँ से फ़ोन आ रहा था, लाहौर से आ रहा था, चले शहर भी बोल देता हूँ, वहाँ से फ़ोन आ रहा था। उसके बाद वो इमरान को वोट डालने आए। 1-2 फिर भी अटके हुए थे, फिर उनको यहाँ से एक साहब ने फ़ोन किया, वो आपके बजट सेशन में फिर बाकी मौके पे भी आपके अरकान वही पूरे करते थे, तो फिर वो 2-3 जो रह गए थे वो फिर पूरे हुए। आपकी हुकूमत फारिग थी 1 साल पहले से, बस एक कुदरत का निज़ाम है कि बहुत सारे लोगों ने रुसवा होना था, वो इसमें रुसवा हो गए, नहीं तो बंदे आपके टूट चुके थे साल पहले। देखिए, ये तो आपने जो खुद ही अभी जिक्र किया कि लंदन प्लान, ये कोई लंदन प्लान था ही नहीं, ये ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल था। नहीं, वो जो एक बंदे ने जब भी डाली कि बस अब इमरान तो फारिग हो गया, इसको फारिग करिए, अब मेरी बारी है, मुझे उससे पहले देखें, आपने भी एक और बात की कि जी फलानी वज़ीर आज़म को फारिग किया गया, फलानी वज़ीर आज़म को फारिग किया गया। अब ये 77 साल से जो गेम चल रही है, आप वज़ीर आज़म का टेन्योर 5 साल का होता है ना, आप नंबर ऑफ़ वज़ीर आज़म देखें कि किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए और कितने वज़ीर आज़म बदले हैं, और जेलों में कितने गए, और जेलों में कितने गए हैं। एक को सजाए मौत होगी। इसी तरह अगर आप ये बाकी पोस्ट जो हमारे ये सिपा सालार की होती है, वो पोस्ट आप देख लें तो उनकी टेन्योर कितनी होती है और वो नंबर ऑफ कितने वो रहे हैं। अब ये उल्टा है, मतलब 3 साल उनकी टेन्योर होती है, वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जो वज़ीर आज़म की 5 साल होती है वो बहुत कम रहे हैं। जब तक इस चीज़ को ठीक नहीं किया जाएगा, ये तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी सियासतदानों की गलती है, ये हम इस्तेमाल होते रहते हैं और एक सिलसिला चल रहा है। और मुल्क का, मैं क्लियर कह रहा हूँ
कि जो डिसीजन मेकर्स हैं आखिर ख़ुद तो भी सोचते होंगे ना, कभी खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गए, कभी दूसरे को बिठा दिया और उसको कहते हैं लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो, हॉर्न बजा लो, ब्रेक लगा लो, ठीक। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुल्क क्या अगर बेहतर होता, आज मुल्क क्या बेहतर है? अगर मुल्क बेहतर होता हम कहते ठीक है बस माशाल्लाह है, जो भी है हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, जमहूरियत, ये क्या है? इकॉनमी तो बैठ गई है।